हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। अभी घर पर रहें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। देखिए 10th क्लास के फिजिक्स का एक लेक्चर आप लोग स्टडी कर चुके होंगे। 10th क्लास के फिजिक्स का जो पहला लेक्चर है, पहला आप उसे देखिए, दूसरा लेक्चर तभी समझ में आएगा, दूसरी जो आज हम क्लास करें तभी समझ में आएगी जब आपने पहली क्लास पढ़ी होगी। तो अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहली क्लास 1 जो थी वो उसका अध्ययन नहीं किया है, उसकी स्टडी नहीं करी है, तो आप लोग पहले उसका अध्ययन कर लीजिए, तब आपको ये क्लास समझ में आएगी। देखिए फिजिक्स की 10th क्लास की फिजिक्स की सेकंड क्लास है, दूसरी क्लास हो रही है आज पे। एक क्लास ऑनलाइन हो चुकी है और आज हम दूसरी क्लास का अध्ययन कर रहे हैं। जहां पर पहली वाली क्लास का अंत हुआ था वहीं पर ये दूसरी वाली क्लास का प्रारंभ हो रहा है। यहाँ पर पहली वाली क्लास में हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था बच्चों। अब मैंने अभी बताया, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने फिजिक्स की क्लास 1 नहीं देखी है तो पहले क्लास 1 देख ले, अगर नहीं देखी है तो पहले उसके अध्ययन करें, तभी क्लास 2 आपको समझ में आएगी। बाकी आप सबने पहली क्लास देख ली है तो आपने पहली क्लास में प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था। प्रकाश के परावर्तन पढ़ने के बाद में आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है प्रकाश के परावर्तन के नियम, इंग्लिश में कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्यारे बच्चों, पहली वाली क्लास में भी ये चित्र बना हुआ है, जो पहली वाली क्लास आप लोग देख रहे होंगे उसमें भी ये चित्र बना हुआ है। मैंने आपसे कहा है, पहले भी कहा फिर कहता हूँ, जब भी आप मैथ की या फिजिक्स की या केमिस्ट्री की, साइंस की क्लास पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आप पेन कॉपी लेकर के बैठिए, और पेन और कॉपी लेकर के बैठने के बाद में जो भी टॉपिक आपके सामने आ रहा है उसे नोट करते रहिएगा, वीडियो को पॉज करके समझते रहिएगा। कोई बात समझ में आती तो वीडियो को रिपीट कर लीजिए, आसानी है, इसमें फायदा है। अगर हमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो उसे दोबारा से देख सकते हैं आप लोग। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे को क्वेरी का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको जो पॉइंट समझ में आता है पहले उसे लिख लीजिए, और लिखने के बाद में जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया फिर आप उसे जो है क्वेरी में मुझे लिख करके सेंड कर सकते हैं। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के लिए। देखिए परावर्तन की घटना में क्या होता था, प्रकाश किरणें जब किसी चिकने पृष्ठ में दर्पण, कोई भी चिकनी वस्तु हो सकती थी, चिकने पृष्ठ पर आकर के टकराता है, टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाना, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाई थी। ये चित्र हमने बना रखा है, पहली वाली क्लास में बना हुआ है, आपको ध्यान होगा। तो ये जो किरण आती है उसे आपतित किरण कहा गया, जो टकरा करके वापस लौटती है उसे परावर्तित किरण कहा गया। जिस पृष्ठ पर टकराती है, जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहा गया, पृष्ठ पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहा गया। ये सारी चीजें पहली वाली क्लास में आपने बना रखी है। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के बच्चों 2 नियम हैं, उसमें पहला नियम बहुत आसान है। पहला नियम है आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण। आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम यहाँ पर लिखा गया है, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब बच्चों ये है कि अगर आप ऐसे देख रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ कि ये हमारे पास में ये वाली किरण, ये जो डंडा है, ये वाली किरण जो आने वाली है ये आपतित किरण है, और ये जो मेरा हाथ है इस बिंदु पर आकर के टकरा रही है, तो जिस बिंदु पर आकर टकरा रही है वो आपतन बिंदु है, या पूरा नाम है आपतन बिंदु पर अभिलंब। अब जो परावर्तित किरण होगी वो इसके प्लेन में होगी। प्लेन का मतलब है कि वो ऐसे इसके सीध में ही होगी, इधर या इधर, इस तरह से नहीं होगी, सेम प्लेन में होगी। प्लेन आप समझते हैं समतल, प्लेन का मतलब है समतल। तो अगर आपतित किरण इस तरह से आ रही है तो परावर्तित किरण भी इसी तरह से इसके रूप में, इसके सामने, इसके सीधे में जाएगी। ये बात कहलाती है कि ये कैसे होंगे, एक ही तल में होंगे। तो आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है बच्चों आपतन कोण। देखिए हमने ये पढ़ा था लास्ट क्लास में, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। ये डेफिनेशन आपने लास्ट क्लास में लिखी है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। आई रिपीट, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है, इसे हमने आई से दिखाया था। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है, इसे हमने आर से दिखाया था। दूसरे नियम में यहाँ कहा गया है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आई रिपीट, दूसरा नियम है परावर्तन का कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को दिखाते हैं आई से, परावर्तन कोण को दिखाते हैं आर से, बीच में है बराबर, मतलब जितना मान आई का होगा उतना ही मान आर का होगा। जितने कोण पर ये आपतित किरण आएगी उतने ही कोण पर परावर्तित किरण जाएगी।
अगर ये वाली किरण आपतित किरण इस पृष्ठ से 40 डिग्री के कोण पर आपतित हो रही है तो ये जो परावर्तित होगी ये भी 40 डिग्री का कोण बनाएगी। तो जितना मान आपतन कोण का होता है उतना मान परावर्तन कोण का होता है। ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। उम्मीद है इजी है, आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद में अगला टॉपिक आता है बच्चों गोलीय दर्पण, इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर्स। देखिए नाम से आभास होता है कि गोलीय दर्पण गोल, लेकिन बच्चों गोलीय दर्पण गोल नहीं होते बल्कि गोलीय दर्पण गोले का एक भाग होता है। ऐसे देखिए ये कोई खोखला गोला है, बीच में केंद्र होगा, ये खोखला गोला है, अंदर से खाली है। अब ये अंदर से खाली है तो ये पूरा गोला है, स्फीयर है। अगर हम इसका थोड़ा सा पार्ट ले लें, ये हमने थोड़ा सा भाग ले लिया, तो अब ये कांच का एक पार्ट है, कांच का एक टुकड़ा है। अगर हम इस पर एक और पॉलिश कर लें, लास्ट क्लास जो क्लास 1 थी मैं आपको बता रहा था उसी से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो क्लास 1 में भी हमने ये अध्ययन करा था कि अगर हम दर्पण बनाना चाहते हैं तो दर्पण में कांच के एक पृष्ठ पर पॉलिश होती है। किसकी पॉलिश होती है? लाल ऑक्साइड की कर सकते हैं, लिखा हुआ भी है यहाँ पर, चांदी की कर सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड की कर सकते हैं, मर्क्यूरी ऑक्साइड, ये जो मैं नाम बोल रहा हूँ ये पहली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो दर्पण बनाने के लिए हमें एक ऐसे पदार्थ की पॉलिश करनी होती है जो प्रकाश का पूर्णतः परावर्तन कर देता है। और ऐसे पदार्थ लाल ऑक्साइड या चांदी या मर्क्यूरी क्लोराइड, मर्क्यूरी ऑक्साइड, सिल्वर क्लोराइड, ये कुछ जो मैं नाम बोल रहा हूँ ऐसे पदार्थ हैं जो प्रकाश का परावर्तन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जब ये कांच के टुकड़े पर हमने पॉलिश कर दी, चाहे इधर पॉलिश कर दें हम उभरी हुई सतह पर, चाहे दूसरी ओर पॉलिश कर दे जो आपको उधर दिख रहा है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको ये उभरी हुई सतह पर पॉलिश है, ये अंदर की ओर दबी हुई सतह पर पॉलिश है। तो एक और पॉलिश करने पर जो बनता है वो कहलाता है गोलीय दर्पण। तो यहाँ पर ये लिखा गया है गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण गोला नहीं होता है बल्कि गोले का भाग होता है, एक हिस्सा होता है, कर्व पार्ट होता है जिसके एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड की या चांदी की या मर्क्यूरी क्लोराइड की ये तली होती है। ये दो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम है अवतल दर्पण और दूसरे का नाम है उत्तल दर्पण। तो दो प्रकार के हमारे गोलीय दर्पण हम पढ़ेंगे यहाँ पर। एक अवतल दर्पण, इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के हैं, एक का नाम है उत्तल दर्पण और एक का नाम है अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या है? दर्पण आप जानते हो जो प्रकाश का परावर्तन कर देते हैं। बच्चों हम भी आप भी अपने घर में एक दर्पण का यूज लगातार कर रहे हो। मैं आपको बताता हूँ जिस घर में जो आपके घर में मिरर है, दर्पण है, शीशा जिसे आप आम भाषा में बोलते हैं, तो वो जो दर्पण है वो दर्पण हमारा समतल दर्पण है। वो दर्पण जो है वो है समतल दर्पण, प्लेन मिरर। लेकिन यहाँ पर हम आपके चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं वो है स्फेरिकल मिरर्स, गोलीय दर्पण जो कांच के खोखले गोले का भाग है। देखिए छोटी छोटी चीजें आएंगी, जरा ध्यान से समझिए। उसमें पहली चीज आती है ध्रुव, इंग्लिश में कहते हैं बच्चों पोल। देखिए गोलीय दर्पण आपको दिख रहा होगा, ये गोलीय दर्पण है, इस वाले दर्पण का नाम अवतल दर्पण, ये भी गोलीय दर्पण है, इस वाले दर्पण का नाम उत्तल दर्पण। अब ये जो गोलीय दर्पण है इसका जो मध्य बिंदु होगा, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, जो इनका मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा, उस मध्य बिंदु को ही ध्रुव कहा गया। तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, आप समझे मेरी बात को, कि गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। हिंदी में कह रहे हैं गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। अब बोर्ड एग्जाम में आ गया कि ध्रुव दर्पण का ध्रुव क्या होता है, या गोलीय दर्पण के ध्रुव से आप क्या समझते हैं, या गोलीय दर्पण के ध्रुव की परिभाषा लिखिए। एक एक नंबर के सवाल आ जाते हैं, तो बिल्कुल सिंपल, हमें याद करने की जरूरत नहीं है, अभी याद हो गया आपको कि गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वो ध्रुव कहलाता है। तो गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है और इसे हम वो यहाँ पर चित्र में आप देखें पी पोल कहते हैं, इसलिए इसे हम पी से दिखाते हैं, इसे पी से दिखाते हैं या दर्शाते हैं। तो पहली चीज होती है ध्रुव। ध्रुव मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा, जो भी गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु होगा, बीचों बीच का बिंदु होगा, उसका नाम ध्रुव। दूसरी बात आती है बच्चों वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर।
हिंदी में कहते हैं वक्रता केंद्र और इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए अभी आप क्या कह रहे थे, आपने ऊपर लिखा है कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण पूरा गोला नहीं होता बल्कि गोले का एक भाग होता है। अब है तो भाग गोले का ही, तो ये जो गोले का भाग है इस गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां हिंदी में कह रहे हैं कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग है और गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। तो जो गोले का भाग है उसका केंद्र ही वक्रता केंद्र है। तो हम ये लिख रहे हैं गोलीय, लिखें जरूर आप, लिखने से प्रैक्टिस होती याद होता है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है, वो लिखा हुआ वहां पर। इस गोले का केंद्र ही, इस गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। तो गोले दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है, वो हम जानते हैं, और इस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। चित्र में यहाँ पर सी से दिखाया गया है, यहाँ पर साफ समझ लीजिए। देखिए ये ऐसे है, ये वाला दर्पण जिसका नाम है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का गोला बच्चों इधर ही तो बनेगा क्योंकि ये कर्व लाइन इस तरह से है, तो इसका जो गोला होगा वो इधर ही पॉसिबल हो सकता है, तो इसका केंद्र इधर होगा, इसे हम कहेंगे लेफ्ट साइड में। और जो ये दूसरा वाला गोला है जिसका नाम है, जो ये दूसरा दर्पण है जिसका नाम है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण को अगर आप देखें तो इसका गोला इधर ही बनेगा, तो इसका जो केंद्र होगा वो राइट साइड में होगा और इसका केंद्र लेफ्ट साइड में। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, ये है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का केंद्र होगा लेफ्ट साइड में बाईं ओर, और ये है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का केंद्र होगा राइट साइड में दाईं ओर। इस गोले का केंद्र जिसका नाम है वक्रता केंद्र, इसे हम इंग्लिश में कह रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे चित्र में दिखाया गया है सी से। तो ये वक्रता केंद्र को सी से दर्शाते हैं, इसे सी से दर्शाते हैं। मैं आपको कह रहा हूं आप नोट जरूर करते रहेंगे, नोट करते रहे पॉइंट को। पेपर में ये डेफिनेशंस आती हैं, वक्रता केंद्र क्या है, पेपर में आता कई बार आया है 10वीं के बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आता है कि वक्रता केंद्र क्या है, या वक्रता केंद्र से आप क्या समझते हैं। तो हम कह सकते हैं ये कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है, हम जानते हैं, और उस गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। चित्र बना करके दिखा देंगे कि भैया ये रहा वक्रता केंद्र, और इसे हम चित्र में किससे दिखा रहे हैं, सी से दिखा रहे हैं। तीसरी चीज आती है बच्चों इसमें वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या इंग्लिश में कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, हिंदी में कहते हैं बच्चों वक्रता त्रिज्या, इंग्लिश में कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो ऐसे भी समझ सकते हो, आप मैथ भी तो पढ़ते हो, तो आप मैथ में कहते हो कि जो गोला होता है उस गोले के अंदर केंद्र से गोले की परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो जो गोला है उसके अंदर त्रिज्या होती है, जो गोला है उसके अंदर त्रिज्या होती है, उसी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं, अभी आप इस सी को क्या कह रहे थे, वक्रता केंद्र, जो पढ़े हमने पहले। पी को क्या कह रहे थे, ध्रुव। अरे भैया ये ना ध्रुव पी है और वक्रता केंद्र सी है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे आर से दिखाया गया। आई रिपीट, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो हम ये डेफिनेशन लिख रहे हैं, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इंग्लिश में कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। या हिंदी में कह रहे हैं कि वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। किससे दिखाया गया, आर से। रेडियस कहते हैं इसलिए इसे दिखा रहे हैं हम बच्चों आर से, तो इसे आर से दिखाते हैं या दर्शाते हैं। अब पेपर में आ गया कि वक्रता त्रिज्या क्या है, सिंपल
वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो ये 3 पॉइंट हो जाते हैं। चौथा पॉइंट आता है बच्चों मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हिंदी में कहते हैं मुख्य अक्ष। देखिए बच्चों कैसा समझोगे आप, चित्र में आप देखिए ये जो P है, P का नाम है ध्रुव, ये जो C है, C का नाम है वक्रता केंद्र, ये जो R है, R का नाम है वक्रता त्रिज्या, और ये जो बने हुए हैं ये है गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण है इधर, उत्तल दर्पण है इधर। अब मुख्य अक्ष क्या है, देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, ये P जिसे हिंदी में ध्रुव कह रहे हैं, ये C जिसे हिंदी में वक्रता केंद्र कह रहे हैं, इनसे एक लाइन दोनों बिंदुओं से होकर के जो लाइन आर पार निकली है, ये जिस पे मेरी चौक चल रही है बच्चों, ये लाइन ही मुख्य अक्ष कहलाती है। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। आई रिपीट, ये P को हिंदी में कह रहे हैं ध्रुव, C को हिंदी में कह रहे हैं वक्रता केंद्र, इनमें से जो लाइन पास हो रही है, ये वाली लाइन जिसमें मेरी चौक चल रही है, ये लाइन ही कहलाती है क्या, मुख्य अक्ष। तो डिफाइन हम कर सकते हैं वक्रता केंद्र C तथा, मैं बोल रहा हूं आप अगर निकाल में भी दिख रहा तो आप बोलने से लिख लीजिए, वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। A line passing through the center of curvature and pole is called principal axis। हिंदी में कह रहे हैं वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये 4 छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये सारी गोलीय दर्पण के अंदर की बातें हैं। आज की क्लास हम इतने छोटे, अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी बच्चों, ये 10th क्लास की क्लास 2 है, तो जो नेक्स्ट क्लास होगी वो यहीं से स्टार्ट होगी। अब ये पूरे पॉइंट नहीं है, ये 4 है, नंबर 5 आएगा मुख्य फोकस, नंबर 5 आएगा मुख्य फोकस। इसकी बात करेंगे बच्चों हम क्लास 3 में, इसकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।